यहां पर पधारे सभी गो प्रेमी, गो भक्त, गो वत्सगण, कई बार लोग, मैं जहां जाता हूं तो लोग पूछते हैं आपका क्वालिफिकेशन क्या है। तो मेरा सबसे पहला क्वालिफिकेशन यह है कि मैं भारतीय हूं, और दूसरा क्वालिफिकेशन यह है कि मैं इंडियन नहीं हूं, क्योंकि इंडिया के जितने भी क्वालिफिकेशन है वो सब भारत के लिए डिस्क्वालिफिकेशन है। इंडिया का क्वालिफाइड आदमी बिकाऊ है, जबकि भारत का क्वालिफाइड आदमी बिकाऊ नहीं है। इंडिया में किताबें पढ़ पढ़कर ज्ञान मिलता है, भारत में सेवा और साधना के द्वारा ज्ञान मिलता है। मुझे भी मुंबई छोड़कर 10 साल गांव में रहने का मौका मिला, गांव में रहकर गाय की सेवा करने का मौका मिला, और गाय की सेवा करते करते मुझे ज्ञान हुआ है, किताबें पढ़कर ज्ञान नहीं हुआ है। इसलिए मेरा क्वालिफिकेशन यह है कि मैं 10 वर्ष कन्हैया की यूनिवर्सिटी का ग्वाला रहा हूं, और जो बातें ब्रह्म माता की कृपा से मुझे मिली, उन्हीं बातों को मैं पूरे देश भर में बता रहा हूं। आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि बीमारियां ज्ञान के कारण फैलती है या अज्ञान के कारण है? अज्ञान के कारण है। आज देश में या आपके ध्यान में ऐसा एक भी परिवार है क्या कि जहां पर बीमारी नहीं है? अगर किसी के ध्यान में हो कि हां मैं एक परिवार को जानता हूं जहां बीमारी नहीं है, या मेरा परिवार ऐसा है कि वहां बीमारी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति जरा हाथ खड़ा करें कि भाई हमारे घर में बीमारी नहीं है। अब देखिए, इतने सारे लोगों को मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं, करीब करीब हर महीने 5-7 जगह मेरा व्याख्यान होता ही है, कभी कभी 15-15, 20-20 व्याख्यान भी होते हैं। हर जगह मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिल रहा है कि जो खड़ा होकर कहे कि हां मेरा परिवार ऐसा है कि जहां बीमारी नहीं है। तो जब घर घर में बीमारी फैल गई है, तो यह विज्ञान का युग है या अज्ञान का युग है? हमको बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि यह विज्ञान का युग है, विज्ञान का युग है, लेकिन हमारा अनुभव कहता है कि यह अज्ञान का युग है। क्योंकि विज्ञान के युग में तो लोगों को बीमारियों से मुक्त होना चाहिए, बल्कि जिसको अज्ञान का युग कहा जाता था, उस युग में स्वस्थ परिवार मिलते थे। इस विज्ञान के युग में तो स्वस्थ परिवार देखने को ही नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मेरा मानना यह है, और शायद आप लोग भी इस बात को समझ जाएंगे, कि मेरा विवेक जो कहता है वही आपका विवेक भी कहेगा कि यह विज्ञान का नहीं, अज्ञान का युग है। लेकिन कोई लगातार 10 वर्ष तक अज्ञान को विज्ञान बोलता रहे, तो क्या उससे अज्ञान विज्ञान बन जाएगा? और अगर कोई लगातार 10 वर्ष सुनने के बाद उसे विज्ञान कहने लगे, तो आप इसे क्या कहेंगे? इसे एजुकेशन कहेंगे या ब्रेन वॉश? तो वास्तव में यह हो रहा है कि हमें स्कूलों में हमारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है, अज्ञान को विज्ञान के नाम से पढ़ाया जा रहा है। और जब यह ब्रेन वॉश किसी को लूटने के लिए किया जाता है, तो उसको कहते हैं ठगी। और जब किसी को बर्बाद करने के लिए ब्रेन वॉश किया जाता है, तो उसको कहते हैं षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी। हर साल जितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जाते हैं, उनमें से 7% केवल बीमारियों के कारण जा रहे हैं। तो यह षड्यंत्र का युग है। एक विद्या भारती नाम की संस्था है, उसके ऑल इंडिया ज्वाइंट सेक्रेटरी मेरे पास आए। विद्या भारती की पूरे देश में 22,000 से ज्यादा स्कूल है, तो उसकी जो ऑल इंडिया ज्वाइंट सेक्रेटरी मेरे पास आए, उनको नी पेन था। मैंने कहा कि डॉक्टर क्या कहते हैं? तो बोले कि डॉक्टर कहते हैं कि 60 की एज के बाद
नी पेन ठीक नहीं हो सकता है। आप मेडिसिन लेते रहिए, आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करते रहिए, तो आपका नी पेन कंट्रोल में रहेगा। मैंने उनको कहा कि अगर मैं इसको 100% ठीक कर दूं तो? बोले कोई आप मेडिसिन देंगे? मैंने कहा हां, उसका 10% रोल है। बोले कोई आप एक्सरसाइज कराएंगे? मैंने कहा एक्सरसाइज भी कराऊंगा, उसका भी 10% रोल है। तो बोले डॉक्टर दो ही तो चीज बताते हैं। मैंने कहा यही तो मैं कह रहा हूं कि जब डॉक्टर्स को 20% ही नॉलेज है तो 100% रिजल्ट कहां से देंगे वो लोग? तो उन्होंने पूछा फिर 80% क्या है? मैंने कहा सबसे पहली चीज, अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो मैं दुनिया भर के डॉक्टर्स को और वैद्यों को चैलेंज करता हूं कि वो आपका घुटना ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर आपको घुटने में दर्द है, नी पेन है, तो सबसे पहली चीज आप बैठकर पानी पीना शुरू कर दीजिए। यह हो गया 50% ट्रीटमेंट। दूसरी बात, आप गाय के दूध में हल्दी उबालिए, टर्मरिक, और उसको उबालने के बाद उसमें 2 चम्मच देशी गाय का घी डालिए और उसको चम्मच से मत मिलाइए। उसको 2 गिलास में ऊपर नीचे करके इतना झाग पैदा कीजिए कि वो पौना गिलास दूध 1 गिलास दिखने लग जाए। और उस दूध को आप खड़े खड़े पी लीजिए। उन्होंने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पानी बैठकर पियो, दूध खड़े होकर पियो। मैंने कहा जब आपका घुटना ठीक हो जाएगा, जब आपका नी पेन बंद हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 3 महीने बाद उनका घुटना एकदम ठीक हो गया। उनके बड़े भाई महाराष्ट्र के अंदर एक शहर है जालना, जालना के माने हुए डॉक्टर है। तो उन्होंने पूछा कि तेरा घुटना कैसे ठीक हुआ? तो बोले बैठकर पानी पीने से और खड़े होकर दूध पीने से। तो उन्होंने कहा तू सठिया गया है क्या? हमारे यहां कहते हैं कि भाई 60 साल के बाद कभी कभी आदमी की बुद्धि घूम जाती है, तो उसको बोलते सठियाना। बोले तू भी 60 का ऊपर हो गया, 61 का हो गया, तो कहीं सठिया गया है क्या? ये क्या फालतू की बातें कर रहा है? तो उन्होंने कहा कि भाई जिन्होंने किया उनसे बात कीजिए। तो उनका मेरे पास फोन आया। फोन आने पे उन्होंने मुझे पूछा कि हमको इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैंने कहा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के लिए तो आपको मेरे 6 घंटे की क्लास में आना पड़ेगा। यहां फोन के ऊपर मैं आपको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। उन्होंने कहा ठीक है, हम जालना के अंदर आपकी क्लास ऑर्गेनाइज करते हैं, आप यहां आएंगे? मैंने कहा जरूर आऊंगा। जब मैं वहां गया तो उन्होंने कहा कि देखिए जो सामने की रो में जो लोग बैठे हैं ये सब के सब जालना के माने हुए डॉक्टर्स हैं, सब एमडीएमएस है, सबको 25-25, 30-30 साल का एक्सपीरियंस है, और ये आपसे बीच बीच में साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मांगेंगे। तो ये क्वेश्चंस करेंगे और आपको आंसर देना होगा। मैंने कहा कि देखिए मेरी 6 घंटे की क्लास में आप क्वेश्चंस मत कीजिए, बाद में आपको पूरा 1 घंटे का समय दूंगा, आपको जितने क्वेश्चंस करना आप कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम सेटिस्फाई नहीं हुए तो 6 घंटे क्यों बैठेंगे, हम 1 घंटे में उठ के चले जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, पहले मैं जरा आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछ लूं, फिर आप बाद में पूछेगा प्रश्न। मैंने कहा जब कोई आदमी मर जाता है तो आप क्या कहते हैं? इसका विटामिन अंत हो गया है, इसका प्रोटीन अंत हो गया है, इसका केमिकल अंत हो गया है, या इसका प्राणांत हो गया, क्या कहते हैं आप? बोला प्राणांत हो गया है। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि हमारे जीवन का आधार प्राण है, हमारे जीवन का आधार केमिकल नहीं है, और इसीलिए हम लोग सब प्राणी कहलाते हैं। और आपकी एलोपैथी प्राणियों का ट्रीटमेंट करती है। तो मुझे जरा यह बताइए कि एलोपैथी प्राण के बारे में क्या जानती है? अब वो 10 के 10 डॉक्टर चुप।
तो मैंने कहा कि एलोपैथी प्राणियों की चिकित्सा करती है और प्राण के बारे में एबीसी भी नहीं जानती है, तो फिर एलोपैथी साइंस कैसे हुआ? क्योंकि जो हमारा बेस है वो हमारे ट्रीटमेंट करने वाले शास्त्र का भी बेस होना चाहिए। केमिकल पर बेस्ड चीज प्राणवान लोगों के लिए साइंस कैसे हो सकता है? बिना कॉमन बेस के कोई साइंस हो सकता है क्या? तो इसलिए मेरा यह मानना है कि एलोपैथी साइंस नहीं है। उसके बाद मैंने दूसरा प्रश्न किया, आप में से कितने डॉक्टर्स ये मानते हैं कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक सुबह 4-5 बजे के आसपास आते हैं? तो रिप्लाई मिला मोर देन 70%। तब मैंने उन्हें पूछा कि आप हार्ट पेशेंट को बेड रेस्ट करने के लिए कहते हैं, तो मुझे बताइए कि सुबह वो 4-5 बजे क्या कर रहा है? या तो वो एकदम गहरा बेड रेस्ट ले चुका है और या एकदम गहरे बेड रेस्ट में है। तो सबसे ज्यादा हार्ट अटैक उसी समय क्यों आते हैं? तो एक डॉक्टर कहने लगा देखिए हो सकता है उसको रात को नींद ठीक नहीं आई हो सकता है उन्होंने कोई भयानक सपना देखा हो। मैंने कहा हो सकता का मतलब है एजम्पशन। मैं खड़ा हूं साइंस के प्लेटफॉर्म पर और आप बातें कर रहे हैं एजम्पशंस की। एजम्पशंस तो मेरे पास हजारों हैं, आप स्वीकार करेंगे उनको? तो या तो आप साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दीजिए, नहीं तो मैं तो दूंगा इनका। फिर मैंने उन्हें तीसरा क्वेश्चन किया कि आप जो दवाई देते हैं वो सुबह शाम दिन रात एक जैसा असर करती है? सर्दी गर्मी बरसात एक जैसा असर करती है? बोले अलग अलग असर क्यों करेगी? मैंने कहा देखिए सर्दी के दिनों में अगर आप मूली खाते हैं, मूली यानी रेडिश, अगर आप सुबह रेडिश खाते हैं तो बहुत फायदा करती है, और वही रेडिश अगर आप दोपहर को या शाम को खाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता है। मतलब जो साइड में बैठा है उसको नाक बंद करना पड़ता है। अब एलोपैथी वाले साइड इफेक्ट किसको कहते हैं मुझे पता नहीं। शरीर में एक बीमारी है दूसरी बीमारी डाल देते हैं, बोलते हैं साइड इफेक्ट हो गया है। मगर मैं मानता हूं कि जो साइड में बैठा आदमी है वो परेशान हो जाए उसको साइड इफेक्ट कहते हैं। आप गर्मी के दिनों में चना खाइए, 4 बजे के पहले चना खाएंगे आपको बहुत फायदा करेगा। लेकिन वही चना अगर 5 बजे के बाद खाते हैं आप तो आपका पेट फूलने लग जाएगा। तो जब मूली और चना जो है वो अलग अलग असर कर सकते हैं तो आपकी मेडिसिन अलग अलग असर नहीं करेगी। जिस शास्त्र को टाइम का ज्ञान नहीं है वह साइंस कैसे हो सकता है? क्योंकि हर एक बुद्धू से बुद्धू आदमी को भी पता है कि जो चीज एक समय में अमृत है वही चीज दूसरे समय में विष हो जाती है, और जो चीज एक समय में विष है वही दूसरे समय में अमृत बन जाती है। तो जब आपको टाइम का नॉलेज नहीं है तो आप किस साइंस की बात कर रहे हैं? फिर मैंने थोड़ा सा उनसे मजाक किया। मैंने कहा कोलकाता के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं पीसी सरकार। तो एक डॉक्टर बोले कि नहीं नहीं वो तो मैजिशियन है। मैंने कहा किसने कह दिया आपको मैजिशियन है? बहुत बड़े साइंटिस्ट है। तो सब कहने लगे नहीं नहीं वो तो मैजिशियन है। मैंने कहा आप कैसी बातें करते? मैं उनके प्रोग्राम में गया, वहां पर उन्होंने अपना हैट उतारा, हैट उतारकर सबका अभिवादन किया, फिर उस खाली हैट के अंदर हाथ डाला और हाथ डाल के फुर्र करते कबूतर निकाल दिया। कितना बड़ा इन्वेंशन! और आप कहते हो साइंटिस्ट नहीं? तो सब हंसने लग गए, बोले कि ये तो हाथ की सफाई है। मैंने कहा इसको हाथ की सफाई कहते हैं क्या? मुझे पता नहीं था। एक आदमी की किडनी को खराब होने में 8 से 10 साल लग जाते हैं। 8-10 साल तक आपको पता नहीं चलता है कि उसकी किडनी खराब हो रही है। जब उसकी किडनी खराब हो जाती है तो आप क्या करते हैं? उसकी किडनी को निकाल के बाहर कर देते हैं और दूसरे आदमी की किडनी निकाल के अंदर लगा देते हैं। यह हाथ की सफाई नहीं है क्या? 8-10 साल तक पता नहीं चली, ये साइंस हो गया क्या? मैंने कहा अगर आपको हाथ की सफाई शब्द बुरा लगता है